नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। आज इस बुलेटिन में सोने चांदी, शेयर बाजार, आईटी सेक्टर में आई भयानक गिरावट और महंगाई, तमाम चीजों पर बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए, इस मुद्दे को समझाने के लिए वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार नीरज वाजपेयी जी जुड़ गए हैं, जिनको आप उनके चैनल द एंड शो पर देखते हैं। तमाम मुद्दों पर वो आपसे बातचीत करते हैं, लेकिन दास स्वतंत्र के दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज भाई नमस्कार। नमस्कार विक्रांत भाई। नीरज भाई, सोने और चांदी की बात शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कहा गया था कि एक बार ये युद्ध रुकेगा तो उसके बाद तेल के दाम कंट्रोल आएंगे और सोना चांदी, क्योंकि बहुत बुलिश है, वो भागेगा। लग रहा है फेड चीफ की बैठक की कमेंट्री से ही एक बड़ा झटका लगा सोने को, और उसकी रफ्तार में अब लगता है ये तात्कालिक ब्रेक है या कुछ समय तक चलेगा अब ये ब्रेक। विक्रांत भाई, सोने में जो इस समय हो रहा है वो फेड की कमेंट्री के साथ साथ डॉलर को देखिए। आप, डॉलर सस्ता बिल्कुल नहीं हुआ है। हाँ, डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर अभी बना हुआ है। 101 तो के करीब हो गया। हाँ। जी, तो बहुत आसान भाषा में इसको समझ लीजिए कि क्या कोरिलेशन है इसका। हाँ। चाहे वो क्रूड हो चाहे वो गोल्ड हो, इसका ट्रेड होता है डॉलर में। हम्म। और डॉलर की मजबूती या वीकनेस इस बात पे तय होती है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट का माहौल क्या है। हाँ। अब नए फेड के जो चेयरमैन आए हैं उन्होंने ये कहा है, या जो उसके 11 सदस्य वोटिंग वाले हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस साल एक बार शायद आपको रेट हाइक करना पड़ सकता है। हम्म। तो टोन हॉकिश हो गया। हाँ। हॉकिश टोन होने की वजह से डॉलर की स्ट्रेंथ बनी हुई है, वो नीचे आ ही नहीं रहा है। उसकी वजह से गोल्ड में आप स्लिपरी देख रहे हैं, बावजूद इसके कि क्रूड नीचे आ गया है। हम्म। तो ये एक तो डायरेक्ट कोरिलेशन बन गया है, लेकिन इसमें बहुत सारे इफ बट लगे हुए हैं। हम्म। जैसे इफ बट एक ये लगा हुआ कि अभी ये डील जो आपको दिख रही है क्रूड वाली, हाँ। ईरान और अमेरिका के बीच में, ये सिर्फ एक एमओयू है। हाँ। और वो सिर्फ 60 दिन के अंदर इतनी कड़ी शर्तें रखी गई हैं, इस पर आगे बात करेंगे, कि वो हाँ। होना ही बड़ा मुश्किल काम लग रहा है। आप देखिए, वो दो खबरें तो आ चुकी है कि इस हफ्ते वो साइन नहीं हो रहा, जिनेवा नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल। फिर ये भी हो गया कि वो $300 बिलियन कौन देगा, ये कहाँ से खबर आ गई, हाँ। जबकि वो उसमें लिखा हुआ था। हाँ। तो ऐसे कई पेंच है जो अगले 60 दिन तक हमें परेशान करेंगे। तो क्रूड जो है इसीलिए 90 पे आगे रुक गया है। अब वो क्रूड भी देख रहा है कि भाई हो क्या रहा है, हाँ। ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं, क्या करूं। तो वो एक दिक्कत है। दूसरी दिक्कत ये है कि जो अमेरिका में हॉकिश पॉलिसी, जिसकी वजह से डॉलर वीक हो नहीं रहा है, वो भी एक दिक्कत है। हम्म। तो अंडरलाइंग एसेट जो गोल्ड है उसमें इसीलिए आप देख रहे हैं उतार चढ़ाव चल रहा है। लेकिन मैंने अपने चैनल पर भी एक शो किया था जिसमें ये दिखाया गया है जी। कि दुनिया के 8 ब्रोकर्स ने कहा है कि गोल्ड का दाम इस साल, हाँ। मतलब 2026 में, 5500 से 6000 हो सकता है। अब मैं खुद ही आश्चर्यचकित था कि अभी 6 महीने बाकी इस साल के केवल, और हाँ। वो कह रहे हैं कि यहाँ से 6000 भाव हो सकता है, मतलब $2000 की 50% की रैली। पता नहीं कैसे कह रहे हैं। और उन्होंने चेंज नहीं किया अपना व्यू। हम्म। तो ये किसी को भी आश्चर्य लगेगा कि वो 8 दुनिया के बड़े ब्रोकर ऐसा करें। इवन आज सुबह जेपी मॉर्गन ने फिर ट्वीट किया कि 5500 से नीचे नहीं जाएगा। रीजन उसका ये है कि जो परिस्थिति बन रही है दुनिया भर में, करेंसी को लेकर के, लिक्विडिटी को लेकर के, सिस्टम में M2 मनी को लेकर के, वो बहुत भयानक और विस्फोटक बन रही है। हम्म। यानी आप किसी भी चीज को बहुत जुगाड़ करके, एडमिनिस्ट्रेशन करके उसको रोके हुए हैं। जिस दिन हम्म। वो टूटेगा ना, तो बांध जैसा फटेगा। इसलिए गोल्ड के जो निवेशक हैं, मैं बार बार कहता हूँ ट्रेडर नहीं, जो हाँ। निवेशक हैं, उनको चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप किसी चीज को कब तक रोक लेंगे, एक हाँ। ना एक दिन तो रुकेगा। तो बस ये मैटर ऑफ टाइम वाली बात है। नीरज भाई, एक चीज और थोड़ा अगर आप हमें समझाएं कि जीएसआर रेशियो इस समय करीब 1:64 बना हुआ है, और सिल्वर और गोल्ड दोनों ही अपने 200 डेज की जो मूविंग एवरेज है उससे नीचे चल रहे हैं, और काफी नीचे चल रहे हैं। तो ये कुछ संकेत देता है सोने और चांदी के बारे में। देखिए, टेक्निकली 200 डीएमए जब भी टूटता है तो लोग कहते हैं कि वहां से और नीचे जा सकता है। ये हम्म। चार्ट के हिसाब से होता है। लेकिन इस कमोडिटी में आप देखिए, जीएसआर में क्या है, गोल्ड का भाव इस समय रफली 1.5 लाख के आसपास है अपने हाँ। भारत में। हम्म। और उसमें थैंक्स टू जो ड्यूटी बढ़ाई है, हम्म। अगर वो ड्यूटी नहीं होती शायद 145 होता। हाँ। और सिल्वर आपकी चल रही है $65 के आसपास। जी। तो यानी 230, 220, 25 आप मान लीजिए। हम्म। तो जो रेशियो है 2% तक वाला, वो अभी भी मीट हो रहा है। हम्म। उसमें मुझे दिक्कत नहीं दिख रही है।
तो मुझे नहीं लगता कि गोल्ड और क्रूड के रिलेशनशिप में कोई फर्क आया है, हम्म, लेकिन चांदी ज्यादा वोलेटाइल रहेगी इन हम्म, कॉन्टेक्स्ट की क्रूड और गोल्ड का रिलेशनशिप कैसा बना हुआ है। हम्म, तो इसलिए उसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं लगती। इवन मुझे तो बड़ा मजा ये आ रहा था कि गोल्ड कितना नीचे आया लेकिन इंडियन मार्केट में नीचे नहीं हुआ है, हाँ बिल्कुल। वो 1.5 लाख टिका हुआ है। तो हाँ, अब सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने उस प्राइस को बना रखा है। तो जो नया बायर उसके लिए तो दिक्कत है कि वहां गिर रहा है यहाँ नहीं गिर रहा है, हाँ, लेकिन जो पहले से निवेशित है उनकी लाइफ में बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ। और नीरज भाई, इस समय जैसा आपने कहा कि सिल्वर पर ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि गोल्ड पे प्रेशर ज्यादा बना हुआ है सिल्वर की बनिश पर। क्या ऐसा है या ये केवल इस तरह की बातें कही जा रही है? नहीं, ये सही बात है, गोल्ड पे ज्यादा प्रेशर इसलिए है क्योंकि वैल्यू में ज्यादा है गोल्ड। हम्म। सिल्वर की वैल्यू में उतनी नहीं होती ना, सिल्वर 2.5 लाख रुपए किलो और वो हाँ, 1.5 करोड़ रुपए 1.5 करोड़। किलो है, तो वो जो फर्क है उसकी वजह से आपको वैल्यू ज्यादा दिखती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जब बेचता है तो गोल्ड बेचता है, सिल्वर नहीं बेचता है, और सिल्वर प्रिजर्व भी नहीं करता है। हाँ। तो इसलिए गोल्ड पे ज्यादा आपको मूवमेंट दिखता है। लेकिन सिल्वर क्या है, उसका बिल्कुल क्या कहते हैं, उसका बच्चा है वो हम्म। उसी के साथ चलेगा नीचे ऊपर। गोल्ड नीचे जाएगा तो सिल्वर भी नीचे आएगा, हाँ। गोल्ड ऊपर जाएगा तो सिल्वर ऊपर जाएगा। तो आप एक को ट्रैक करिए, खाली सिल्वर ट्रैक करने की जरूरत नहीं है आपको। ट्रैक में बुलिशनेस, सिल्वर में बुलिशनेस इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पे जो इंडस्ट्रियल डिमांड है उसमें कोई कमी नहीं है, हाँ। वो एज इट इज बनी हुई है, और ना ही कोई सिल्वर का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया गया है। तो हम्म। इसलिए मुझे सिल्वर को लेकर के या गोल्ड को लेकर के, दोनों को लेकर के मुझे कोई परेशानी जैसा सबब नहीं दिखता है। बल्कि मैं तो ये मानता हूँ, देखिए मेरे कॉन्ट्रेरियन कॉल है, जी। रिकमेंडेशन नहीं है, बिल्कुल मुझे मत मानिए। मैं हमेशा मानता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में गोल्ड आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। हम्म। सिल्वर वोलेटाइल होता है इसलिए आप उसको छोड़ दीजिए, उसमें तो बहुत जिगर वाले लोगों को जाना चाहिए, लेकिन गोल्ड आपके लिए अगर स्थिर है तो अपॉर्चुनिटी है। और नीरज भाई, जो आपने आठ बताया कि बड़े जिनकी चल रही है इस बार भी, अभी भी भविष्यवाणी की इस साल के अंत तक, क्या कुछ कारण भी बताए हैं उन बड़ी आठ इन्वेस्टर कंपनियों ने कि क्या कारण उन्हें लगते हैं कि क्यों ऐसा बढ़ना चाहिए? जी बिल्कुल, उन्होंने आठ जो ब्रोकिंग हाउसेज हैं हम्म। उन्होंने जो कारण बताए हैं, एक तो उन्होंने बताया कि जो लिक्विडिटी या सिस्टम में पैसा बहुत झोंक रही कंपनियां, देश अपने अपने अपनी सरकारें नोट छाप छाप के, उसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर बना रहेगा। क्रूड मान लीजिए $80-75 पे भी टिक जाए तब भी इन्फ्लेशन नीचे नहीं आएगा, हम्म। क्योंकि बहुत ज्यादा लिक्विडिटी सिस्टम में डाली गई। चाइना, अगर आप अमेरिका की बात करें तो वहां का डेट हो गया $40 ट्रिलियन का। हम्म। $40 ट्रिलियन के डेट पर उनका रफली 8 to 9% का डेट टू फिजिकल डेफिसिट हो गया है। हम्म। आप सोचिए, आपकी 10% तक का फिजिकल डेफिसिट, अपने यहाँ तो 4.3 में ही कितना बवाल हाँ। मचता है, वहां 10% है, 3 ट्रिलियन के बराबर का। हम्म। प्लस अगर उसमें आप अनप्लान्ड खर्चे जोड़ दें तो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक बड़ा रीजन ये है, और ये कमोबेश हर देश ने ये कर रखा है। अपने भारत में देखिए ना कितना डेट हो चुका है। हम्म। तो वो भी एक बड़ा कारण है, पहला। दूसरा कारण उसमें यह बताया जा रहा है कि जो डॉलर को लेकर के डिबेसमेंट की थ्योरी एक चल रही थी, हम्म। वो थ्योरी पे बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन वो थ्योरी गई नहीं है कहीं हम्म। पे। आप देखिए, इंडिया का बहुत सारा ट्रेड जो खाड़ी देशों से हो रहा है उनकी करेंसी में हो रहा है, हम्म। चाइना के साथ उनकी करेंसी में हो रहा है। तो डिबेसमेंट यानी जो करेंसी की पेगिंग है, अब हम्म। वो डॉलर की बजाय गोल्ड पे हो रही है। हम्म। वो थ्योरी पे बिल्कुल इंटैक्ट बनी हुई है। तीसरा कारण, जो सेंट्रल बैंकर्स ने खरीदना बंद कर दिया था 28 फरवरी के बाद से, उसमें अभी रिसेंटली वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का भी हाँ। सर्वे है कि 83% बैंक, सेंट्रल बैंक ने माना कि हम खरीदेंगे फिर से। हम्म। तो वो जो पुराने 3 का 4 कारण थे 28 फरवरी से पहले वाले, वो एकदम इंटैक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। चूंकि बीच में ये युद्ध हो गया, डॉलर की जरूरत पड़ी लोगों को तेल खरीदने की, तो इसलिए उन्होंने रोक दिया है। हम्म। अब ये शांत हो गया, अगर मान लें कि ये डील हो गई, अब ये युद्ध नहीं होगा फर्दर, तो आप देखिएगा फिर से गोल्ड की बाइंग शुरू हो जाएगी। हम्म। तो इसलिए गोल्ड ऊपर जाएगा। तो वो कारण जो उसके थे वो बिल्कुल इंटैक्ट है। इसमें सबसे मजबूत कारण जो है वो हम्म। लिक्विडिटी वाला है। हम्म। सिस्टम में इतना पैसा डाल दिया गया है कि आपके लिए इन्फ्लेशन को रोकना बहुत ही मुश्किल काम है। हम्म। कोई देश का रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपने लिक्विडिटी इतनी क्रिएट कर दी है, वो जाएगी कहाँ, वो इन्फ्लेशन क्रिएट करेगी। हम्म। तो इसीलिए चाहे वो ट्रम्प हो चाहे दुनिया हो, वो चाहते हैं क्रूड प्राइसेस नीचे रहें। बिल्कुल। क्रूड को करेला नीम चढ़ा हो गया, हाँ। तो कम से कम क्रूड ही नीचे रहे, एनर्जी बास्केट नीचे रहे, लेकिन एनर्जी बास्केट बहुत नीचे नहीं रहेगी। तो हम्म। इन्फ्लेशन इज द बिगेस्ट चैलेंज एंड बिगेस्ट ट्रिगर फॉर द गोल्ड। हम्म।
नीरज भाई, एक्सेंटर में कल अमेरिका में थोड़ा तूफान दिखाई दिया, तो अपने यहाँ आज विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, तमाम आईटी शेयरों में एकदम सुनामी टाइप हो गया, एकदम इतनी तेज गिरावट दिखाई दी। तो हालांकि इस बात के कयास तो लग रहे थे, लेकिन इसको किस तरह से देखा जाए, एकदम दिल धक से रह जाना, उस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो। दिल, आप अपना दिल मजबूत कर लीजिए, ऐसे झटके आपको लगते रहेंगे। हाँ। एक्सेंचर की आपने बात की तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे आपको ले चलता हूँ। जी। 2 हफ्ते पहले, हाँ। मतलब जो बीता हफ्ता था उससे पहले वाले हफ्ते में, हाँ। सोमवार को आईटी स्टॉक्स में जबरदस्त रैली बनी। आपको याद होगा, हाँ। इंडेक्स 6-7% ऊपर गया, हाँ। टीसीएस जैसा स्टॉक 6-7% ऊपर गए, क्योंकि एक बयान दिया था ताइवान में, एक कंप्यूएक्स था जिसमें एनवीडिया के चेयरमैन है कि नहीं नहीं, सॉफ्टवेयर कंपनीज को ऐसा नहीं खत्म हो जाएगी, बहुत दिक्कत नहीं होगी। उनके उस बयान के बाद से सारी आईटी कंपनीज में हाँ। जबरदस्त रैली बनी। देखो, वही आदमी कह रहा है कि नहीं हाँ। दिक्कत होगी। उसी दिन, उसी सोमवार को एक्सेंचर को डाउनग्रेड किया था 22 से होल्ड में एक हाँ। ब्रोकिंग हाउस ने यूएस में। लेकिन वो हमारे यहाँ भारत में टाइम जोन का कह लीजिए या हाँ। इंटेंशनली उसको ध्यान नहीं दिया गया, पढ़ा नहीं गया, हम्म। जबकि वो रिपोर्ट उसी दिन की थी, सोमवार की। मंगलवार को रिपोर्ट सुबह मैंने अपने लाइव शो में डिस्कस किया कि भाई ये तो डाउनग्रेड आ गया एक्सेंचर पे, ये हाँ। बड़ी खबर है। आप यकीन नहीं करेंगे, जितना स्टॉक सोमवार को चले थे उससे 1.5 गुना ज्यादा गिरे हैं अगले दिन, वेरी नेक्स्ट डे। मतलब 24 घंटे के अंदर छह हाँ। परसेंट चला हुआ टीसीएस अगले दिन 9% गिरा। हम्म। तो ये एक्सेंचर ने किया था। हाँ। उसके बाद उसी दिन ये तय हो गया था कि एक्सेंचर का रिजल्ट 18 जून को आएगा और उसमें रिजल्ट पे बहुत नजर रहेगी। 18 जून कल जब रिजल्ट आया, हाँ। मार्केट बंद होने के बाद, तो वो रिजल्ट काफी खराब है। हम्म। उनका रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन से कम है, गाइडेंस उन्होंने कम कर दिया है, और जो फ्यूचर में उनको बिजनेसेस मिल रही थी वो कम हो रहे हैं, यानी डील्स, जो न्यू डील्स थी वो भी 2% कम हो गई है। हम्म। तो नतीजे काफी खराब थे, तो इसलिए एक्सेंचर का स्टॉक गिरा 18% कल। हाँ। हमारे स्टॉक्स कल के ट्रेडिंग सेशन में, यानी गुरुवार के ट्रेडिंग सेशन हाँ। में आईटी स्टॉक गिरना शुरू हो गए थे, और आज वो बिल्कुल कहते हैं ना कि हाँ। समापन समारोह हो गया आज। हाँ। क्योंकि जब, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एक्सेंचर का जो बिजनेस मॉडल है, हाँ। केपजेमिनाई का जो बिजनेस मॉडल है, वो सेम है जो हमारी कंपनियां करती हैं। हम्म। वो आईटी सर्विसेज कंपनी है और ये भी आईटी सर्विसेज ये भी कंपनी है। आई तो सर्विस। अगर वहां कोई दिक्कत है तो यहां भी दिक्कत आएगी। तो इसीलिए आईटी कंपनीज पूरी तरीके से पिटी हैं। हम्म। अभी भी इतनी सस्ती हो गई है, वैल्यूएशन देखेंगे तो आपको मुंह में पानी आ जाएगा हाँ, कि बिल्कुल। यार खरीद ले क्या। लेकिन फिर भी खरीदने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। हिम्मत करिएगा भी मत, हाँ। क्योंकि ये जो सुनामी आई है ये हाँ। अभी खत्म नहीं हुई है। ये विशाल सिक्का वार्न कर चुके हैं, जो हम्म। किसी जमाने में हाँ, इन्फोसिस में एआई लाना चाहते थे, उनको निकाल बिल्कुल दिया गया था, टाल दिया गया था। उन्होंने वार्निंग दी है। और एक विनोद खोसला हैं जो बहुत ही बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जो ओपन एआई यानी चैट जीपीटी कंपनी के इन्वेस्टर हैं, अच्छा। उन्होंने तक ने ये वार्निंग दी है कि एआई जो कुछ कर सकता है आप उसकी कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं अभी। हम्म। तो इसलिए हमारी आईटी कंपनियों के लिए अभी बुरे दिन खत्म नहीं हुए हैं, हम्म। बावजूद इसके सस्ते हो गए हैं। और सस्ता जब कोई चीज होता है तो किसी कारण से होता है। हाँ। अच्छा है तो क्यों सस्ता है, अच्छा नहीं इसीलिए सस्ता है। हम्म। तो इसलिए आईटी कंपनीज में इतनी बड़ी गिरावट हुई है, लेकिन ये गिरावट खत्म हो गई है, अब सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसके निवेशक या निवेश करने के इच्छुक लोग बहुत ही सावधान हम्म। और जो निवेश पहले से इनमें निवेशित हैं, वो लोग क्या करें? सामान्य लोग जो ट्रेडर हैं उनको तो सब अकल है नीरज भाई, लेकिन जो सामान्य निवेशक हैं जिन्होंने इन आईटी कंपनीज के हरे भरे दिनों के दौरान निवेश किया होगा और सोचा है कि उन दिनों बड़े खुश हुआ करते थे, अब क्या किया जाए? देखिए, जो लोग पहले से निवेशक हैं, हाँ। उनके उनको पहले तो मैं उनकी थोड़ी सी आलोचना करूंगा कि हाँ। उन्होंने पिछले 4 साल से, हम्म। मेरे जैसे छोटे लोग बार बार ये समझा रहे थे हाँ। कि एआई दिक्कत करेगा, नहीं सुना आपने। फिर चैनलों ने कहना शुरू किया, अखबारों ने लिखना शुरू किया, सबने कहा, लेकिन आपने नहीं सुना। चलिए हाँ। कोई बात नहीं, हम्म। होता है लाइफ में, बहुत बार ऐसा होता है। हम्म। तो आपने एक गलती कर दी है। हम्म। अब दूसरी गलती आप ये करेंगे कि इस स्टॉक को बेच देंगे। जैसे ही आप बेचेंगे तो आप अपना लॉस बुक कर लेंगे। तो आपने 4500 का टीसीएस लिया और 2200 में बेचा, तो मतलब 50% का लॉस लिया, 5 साल तक होल्ड किया, फूल। जीरो रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न। हम्म। क्या करना चाहिए ऐसे में?
अगेन मैं कह रहा हूं कि मेरी एडवाइस को जीरो मान लीजिएगा, मैं केवल हाँ एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूं हाँ कि मैं ये मानता हूं कि आईटी कंपनीज खत्म नहीं हो जाएंगी, हाँ लेकिन इनमें ये जो, जिसको रिस्ट्रक्चरिंग को आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वो संक्रमण का दौर या हाँ संघर्ष का दौर हाँ। लंबा चलेगा। हम्म वो जहां तक चलेगा वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, उस भाव यहां से भी 30% गिर जाए तो भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम्म। उसके बाद इसमें रिवाइवल शुरू होगा। अब कैसे होगा, देखिए अभी कुछ दिन पहले टीसीएस की एजीएम थी। हाँ उस एजीएम में चंद्रशेखरन जी ने, जो टाटा सन्स के भी चेयरमैन है टीसीएस के, उन्होंने ये क्या बोला कि हम लोग एआई एजेंट को भी इस्तेमाल करेंगे, यानी एआई को इस्तेमाल करेंगे, तो जितने एम्प्लॉय होंगे उतने ही एआई एजेंट भी होंगे। हम्म 1:1 का रेशियो बता रहे हैं वो। हम्म। तो क्या ये मानना चाहिए कि 6 लाख कर्मचारी है टीसीएस में तो 6 लाख एजेंट भी काम करेंगे, विच इज नॉट मैचेबल। तो जो टीसीएस या आईटी की तमाम कंपनियों में लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए बुरी खबर है कि आगे छटनी के लिए भी तैयार रहें। हम्म। और एक और उनको सलाह है कि गलती से भी गुस्से में आकर कभी रिजाइन मत करिएगा, वरना वो फिर वो भाई, अगर एचआर के हाथ में चला गया आपका रिजिग्नेशन, तो वो एक्सेप्ट होके ही मानेगा, कुछ भी कर लो आप, हाँ फिर आप चाहे जितना रो दो वापस नहीं मिलेगा। इसलिए कितना भी गुस्से में हो, रिजाइन मत करना आप। ये मैं आपको एकदम एकदम एक बिना नाम लिए कंपनी का उदाहरण भी बताता हूँ। तो हाँ आपको वो करना है कि बने रहिए, जब ये सब पूरी प्रोसेस खत्म हो जाएगी, वो रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी, एम्प्लॉय कम हो जाएंगे, एआई एनेबल हो जाएंगी, तब वो उनमें बॉटम बनेगा। तो या तो आप तब तक बेयर करिए, होल्ड करिए, या अगर आप बर्दाश्त करते हैं तो भाई फिर लॉस बुक करके निकल जाइए, लेकिन फिर भी आप अपने एडवाइजर से पूछिएगा, मेरी राय पे मत हाँ जाइए। बिल्कुल। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जी। बिना नाम ले, क्योंकि वो हाँ कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग अपने भारत की एक कंपनी है, आईटी की बहुत बड़ी कंपनी है। हाँ उस कंपनी में जो अप्रेजल था और जो प्रमोशन था उसको डिले कर दिया गया हाँ 6 मंथ के लिए। हाँ। तो जिन लोगों का, मिडिल लेवल की बात मैं कर रहा हूं, उन लोगों ने 6 मंथ डिले लिया, तो जब अप्रेजल हुआ तो जितना उनको मिलता था 6-7%, उसका आधा अप्रेजल किया गया, यानी 3% का। हाँ और उनका प्रमोशन नहीं किया गया, तो वो लोग बड़े गुस्से में, यार एक तो प्रमोशन भी नहीं किया, 6 महीने डिले भी किया, और जो अप्रेजल था वो भी आधा। हम्म। तो गुस्से में तकरीबन 18-20 हजार लोगों ने रिजाइन कर दिया। अच्छा। आदमी होता नहीं है, देखो हम सब हाँ लोग उसी दौर से गुजरे हैं। हाँ कभी कभी आप गुस्से में, अरे यार ऐसा, अच्छा तो ये लो पकड़ो, हाँ मुझे काम ही नहीं करना तुम्हारे, गलती से उन्होंने वो कर दिया, तो उसमें बहुत सारे लोगों का हाँ एक्सेप्ट हो गया, अब वो फंस गए। तो इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप आईटी कंपनी में काम करें या फॉर दैट किसी भी कंपनी में काम करें, हाँ, गुस्से में आके इस्तीफा मत देना भाई। वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे, वो तो चाहते ही है कि आप निकल लो। बिल्कुल। तो दौर अच्छा नहीं है एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से, तो इसलिए वो बिल्कुल नहीं करना है। बर्दाश्त कर सकते हैं लॉस तो अलग बात है, अदरवाइज फिर आप होल्ड करिए, बने रहिए, एक ना एक दिन उनका दौर आएगा, ये कंपनियां मर नहीं जाएंगी, लेकिन समय इनके लिए थोड़ा लंबा चलेगा। बिल्कुल। और इस्तीफा तो नीरज भाई, वैसे मेरा अपना ये मानना है कि जब भी देना हो बड़े ठंडे दिमाग से देना चाहिए, कि बहुत सोच समझ कर। मैं अपना उदाहरण देता हूँ नीरज भाई, मैंने पूरा 1 साल सोच करके इस्तीफा दिया, पूरा 1 साल। बिल्कुल, यही हाँ होना चाहिए। हाँ, ये अगर आपको चेंज करना है तो दूसरी जगह का ऑफर लेके रिजाइन करो, गुस्से में मत करो कि यहाँ छोड़ दिया अब तो कहीं मिली जाएगी, नहीं मिलेगी भैया, आजकल का दौर इस समय अच्छा तो नहीं है। बहुत खराब दौर है। हाँ नीरज भाई, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहता था कि अमेरिकी जो बॉन्ड की इतनी बात होती है, और ये कहा जा रहा है कि ये गोल्ड के इन्वेस्टर भी इस समय वहां अपना पैसा लगा रहे हैं, लेकिन मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि वहां पे 2 साल वाले जो बॉन्ड हैं वो ज्यादा लोकप्रिय, और उनमें ज्यादा लोग पैसे निवेश कर रहे हैं बनिस्पत की 10 साल और 30 साल जो लॉन्ग टर्म वाले हैं। इनके पीछे क्या कारण, क्या वो लोग छोटे टाइम के लिए कर रहे हैं, क्या लॉन्ग टर्म में विश्वास नहीं जग पा रहा है, क्या उसका कारण समझ में आता है? जी, देखिए बॉन्ड का मतलब ये होता है कि जैसे 2 साल, 10 साल और 30 साल उदाहरण के लिए लेते हैं। अमेरिका में बहुत टाइम फ्रेम के, लेकिन हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं। तो नियम ये कहता है कि 2 साल के मान लीजिए बॉन्ड यील्ड या ब्याज उसमें 5% है, तो 10 साल वाले में 6 होना चाहिए और 30 साल वाले में 7 होना चाहिए, क्योंकि आप लंबे समय का पैसा उनको कर्जा दे रहे हैं तो उस पर ज्यादा ब्याज मिलना चाहिए। लेकिन जिसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड यील्ड का जो कर्व इन्वर्ट हो गया, उलट गया है, यानी 2 साल वाले में ज्यादा ब्याज मिलने लगे बनिस्बत 10 साल वाले के, इसको बोलते हैं बॉन्ड इन्वर्जन। जब ये इन्वर्जन आता है तो मार्केट में क्रैश आता है। अब ये 2 साल वाले बॉन्ड क्यों उछल गए अचानक से यूएस में? इसलिए उछल गए क्योंकि मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में ये संकेत दिया जा रहा है कि नियर टर्म में
इन्फ्लेशन शूट अप करेगा तो नियर टर्म के रेट्स हाइक होंगे, लॉन्ग टर्म में फिर नॉर्मलाइज हो जाएंगे। तो इसलिए लॉन्ग जो 10 साल 20 साल या 30 साल के बॉन्ड है उसमें फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन 2 साल वाले में पड़ रहा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन शूटअप और रेट हाइक की संभावना बन रही है, तो इसलिए ये बॉन्ड शूटअप हो गए। अब बहुत सारे जो निवेशक हैं, या बहुत सारे, कि अब तो मानसिकता से लगभग सभी निवेशक वैसे हो गए कि जहां मिले पैसा वहां ले लो। अब 10 साल किसने देखा है आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, और 2 साल ठीक ठाक लंबा पीरियड होता है हेज फंड के लिए, तमाम लोगों के लिए। तो पैसा फिर उधर मूव होने लगता है और बॉन्ड सेलिंग चालू हो जाती है कि जो नया बॉन्ड आएगा वो हायर रेट पे आएगा, तो इसलिए पुराने बॉन्ड बेचने लगते हैं, तो यील्ड ऊपर जाने लगती है उसकी। तो ये वजह वहां पे दिख रही है। हालांकि अभी भी बॉन्ड इन्वर्ट नहीं हुआ है, अभी भी उसी रेंज में जैसा होना चाहिए उसको, लेकिन 2 साल की बॉन्ड यील्ड बढ़ने का रीजन यही है कि लोगों को ऐसा लगता है कि नेक्स्ट इसी साल बात हो रही है कि शायद दिसंबर तक एक रेट हाइक यूएस में करनी पड़ेगी उनको। ये सब इफ बट है, अगर मान लीजिए सिचुएशन नहीं ठीक हुई तो आप सितंबर अक्टूबर में भी रेट हाइक देख सकते हैं, तो इसलिए नियर टर्म की बॉन्ड यील्ड उछल गई है। अब नीरज भाई थोड़ी सी चर्चा अपनी महंगाई की भी हो जाए। अप्रैल में महंगाई दर रही 3.5%, मई में आई 3.9%। अब ये कहा जा रहा है कि इस साल की 4.5 4.3% के करीब जा सकती है ओवरऑल एवरेज। तो महंगाई, और कहा यह भी जा रहा है कि जो महंगाई के आंकड़े होते हैं जमीन पर, महंगाई उससे काफी ज्यादा रहती है, काफी ज्यादा। जो लोग परेशान हो रहे हैं महंगाई से, वो उस आंकड़ों से कहीं ज्यादा है जो दिखने भी लगी है। तो इस समय महंगाई का क्या क्या लगता है, और आने वाला समय, क्योंकि युद्ध रुक गया तो बहुत से लोग अब ये भी सोच रहे हैं कि अब शायद महंगाई की मार से राहत मिले। तो अब आगे किस तरीके का समय दिखाई दे रहा है? देखिए, हमारा जो WPI है, होलसेल इंडेक्स, वो क्लोज टू 10% है, हाँ। 9.6 है मेरे ख्याल में। और जो CPI है, कंज्यूमर इन्फ्लेशन है, वो 3 आई थिंक 8 के आसपास समथिंग पहुंच गई, 4 के करीब है। हम्म। साल भर का जो प्रोजेक्शन RBI ने दिया वो 5.1% के आसपास का दिया उन्होंने। अब सवाल ये है कि जो कच्चे तेल की वजह से या करेंसी की वजह से एकदम से महंगाई बढ़ी थी, तो करेंसी भी ठीक हो गई और कच्चा तेल भी नीचे आ गया, तो क्या महंगाई कम होगी? हाँ। ये महत्वपूर्ण सवाल का जवाब ये है कि जो ऑलरेडी हिट हो गया है वो पास ऑन होगा। हम्म। देखिए, ये यहाँ पे कोई वाष्पीकरण का सिद्धांत नहीं चलता कि हाँ। चीजें बदली तो इवेपोरेट हो जाएगा। जो हो गया है वो तो झेलना पड़ेगा। तो जो पिछले 4 महीने में इन्फ्लेशन शूटअप हुआ है क्रूड ऑयल की वजह से, वो पास ऑन होगा। तो यहां से लेके सितंबर तक आपको इन्फ्लेशन में कोई राहत नहीं मिलने वाली। कोई बड़ी बात नहीं कि WPI आपको अगले महीने का 10% से ऊपर दिखे और CPI आपको 4.5% भी दिखे, ये भी पॉसिबल है। हम्म। तो अगले 3 महीने तक तो ये कम नहीं होने वाली है। उसके बाद इसमें नॉर्मलसी आएगी, अगर क्रूड नीचे ही रहा तो आप वही जो टारगेट RBI दे रहा है उसके आसपास ही क्लोजिंग करेंगे। हम्म। ये हो गया एक सिंपल थ्योरी। लेकिन जैसे हम लोग है ना कि समस्याएं हमको पीछा नहीं छोड़ रही, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो अब एक नई समस्या इस पूरी थ्योरी में बन गई है, अल नीनो की। वो बहुत बड़ी मानसून आया नहीं है, हम्म। और आप तो कृषि भी बहुत कवर करते हैं, इस समय तक मेरे ख्याल में 32-30% हाँ, तक का डेफिसिट है बारिश में। बिल्कुल। कुछ कुछ राज्यों में 50% का डेफिसिट भी हो चुका है। तो अगर ये एलनीनो की वजह से बारिश नहीं हुई, हम्म। इसको सुपर एलनीनो बोला जा रहा है, हीट का बहुत इंपैक्ट है, तो ये पूरी गणित गड़बड़ा जाएगी। यहां मैं दर्शकों के लिए बता दूं एजुकेशन पर्पज से कि बारिश का सबसे इंपॉर्टेंट महीना जुलाई और अगस्त होता है, हाँ। जून तक नहीं होता है। 30 जून तक अगर बारिश नहीं भी हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जुलाई और अगस्त में अगर बारिश डेफिसिट में रही और सितंबर में घनघोर बारिश हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जुलाई और अगस्त इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ्स फॉर द रेन। तो अब यहां पे सवाल है कि जून के तो हम करीब खड़े, 10 दिन बाकी है जून खत्म। बिल्कुल। जुलाई एंड अगस्त में एबव नॉर्मल बारिश होनी चाहिए, क्योंकि पीछे का भी उसको कवर करना है। हाँ। तो उन 2 महीनों में अगर ठीक हो गया तो वो थ्योरी ठीक चलेगी कि सितंबर के बाद इन्फ्लेशन नीचे आना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप बड़े इन्फ्लेशन के लिए तैयार हो जाइए, महंगाई और बढ़ेगी। यानी ये जो बारिश वाला आप बता रहे हैं, और सितंबर तक का अभी जो महंगाई पिछली उसके असर के कारण हो रही है, ये फिर जी, सितंबर से आगे भी ये दौर लंबा खिंच सकता है।
बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा साल खींचेगा, पूरा साल खींचेगा। अगर बारिश नहीं हुई तो ये महंगाई का दौर पूरा साल खींचेगा। और उसके बाद तो वो आ जाते हैं ना त्योहार, तो हाँ आप लोग खर्चा करने लगते हो ज्यादा, तो और महंगाई बढ़ती है, डिमांड भी पुश होती है, हाँ। तो वो पूरा सिस्टम मार्च तक जाएगा। नीरज भाई, एक और चीज जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब क्रूड ऑयल के दाम रोज खबरों में देख रहे हैं, अब तो लोग तुरंत लाइव भी चेक कर लेते हैं कि क्रूड ऑयल का क्या रेट चल रहा है। तो $80 के करीब जब क्रूड ऑयल बन गया है, तो क्या उम्मीद की जाए कि भारतीय तेल कंपनियां लोगों तक कुछ राहत देंगी? क्योंकि ये तो कहा ही जाता था कि पैसा बढ़ा इसलिए हमने बढ़ाया, और जिस समय पैसा बढ़ाया था तब 100 के करीब दाम था। तो अब 80 हो गया है, तो लोगों तक थोड़ा तो राहत पहुंचाई जाए। जो 8.5-9 रुपए बढ़ाया है उसमें से कुछ हिस्सा वापस देने का अब समय आ गया है, या अभी इंतजार किया जाएगा? देखिए सर, ये फैसला ना सरकार के मूड पे डिपेंड करता है। जब $60 का क्रूड बिक रहा था तब तो कम नहीं हुआ था। हाँ हाँ। $100 पे बढ़ा दिया है, अब $80 पे कम कर देंगे, ऐसी संभावना तो नहीं लगती, क्योंकि अभी जो कंपनियों ने अपना घाटे का बना रखा है सिस्टम, वो मानेगी नहीं। तो उम्मीद कम रखिए कि दाम घटेंगे, बढ़ेंगे नहीं, ये हो सकता है, लेकिन दाम घटना शुरू हो जाए वो आपको अगले साल ही दिखेगा जब चुनाव आएंगे यूपी के। हम्म। तो जनवरी ऑनवर्ड्स आप दाम घटने की उम्मीद कर सकते हैं, अगर सिचुएशन ठीक रही तो। अदरवाइज मुझे लगता नहीं घटेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये क्या युद्ध खत्म हो गया है, ये भी तो एक प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अभी तो केवल एमओयू साइन हुआ है, हम्म। कि वो एमओयू साइन होने के बाद 60 दिन बाद ये तय होगा, यानी 20 अगस्त, 18 अगस्त के बाद पता चलेगा कि युद्ध खत्म हुआ कि नहीं हुआ है। हो सकता है 1 महीने और वो ड्यूटी बढ़ा दें कि चलो हम और देखेंगे 1 महीने तक, तब तक इलेक्शन आ जाएंगे, यूएस वाले एक एक महीने बढ़ा के अपना इलेक्शन निकाल लेंगे वो। तो ये सब कुछ जो है इस बात पे टिका हुआ है। तो जहां तक आपकी पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। वो हम लोग अगस्त के बाद ही देखेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये कि जो एमओयू साइन हुआ है, क्या वो ऑनर होगा, हम्म। क्या ईरान मानेगा, क्या अमेरिका उस बात को मानेगा, जो कि अभी डाउटफुल है। हम्म। देखिए, जिनेवा में आज साइन होना था, नहीं हुआ, टाल दिया गया। हम्म। टल गया है। दूसरा, उसमें $300 बिलियन देने की बात आ रही, ट्रंप मना कर रहे हैं कि मुझे नहीं देना है। कौन देगा पता नहीं, अनक्लियर हो गया। तीसरा, वो न्यूक्लियर मामला मामला भी अभी फंसा हुआ है। तो ये एमओयू भी थोड़ा शक के दायरे में आ गया है। और सबसे ऊपर वो इजराइल मान ही नहीं रहा, वो लेबनान वाला उसका अलग ही चल रहा है। ईरान अड़ा हुआ है कि जब तक लेबनान में शांति नहीं होगी ये वापस नहीं जाएंगे, तब तक कोई मतलब हाँ, नहीं इसराइल का ये कहना है कि भाई हमारे अस्तित्व का संकट है, और इस पूरी डील में मैं कहाँ हूँ। है। वो 14 पॉइंट में कहीं इसराइल का नाम ही नहीं लिखा गया है। तो अब ये एक बहुत विचित्र जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बन गई है कि इसराइल मान नहीं रहा है, इसराइल कुछ बोल भी नहीं रहा। इसराइल कह रहा हम स्वतंत्र देश हैं, हम तय करेंगे हमारे लिए क्या अच्छा है, अमेरिका थोड़ी तय करेगा। अमेरिका चाहता है कि हमारी डील हो जाए, सरदर्द खत्म हो, चुनाव लड़े हम। हाँ नवंबर में चुनाव है, तो हाँ मुझे तो ऐसा शक है कि ये एक्सटेंशन होगा, 60 दिन बाद भी फिर से 2 महीने का एक्सटेंशन होगा, और तब तक यूएस अपने चुनाव निपटा लेगा। हाँ। चुनाव निपटाने के बाद क्या होगा ये हमको भी नहीं पता, ये तो ट्रंप को पता है सिर्फ। कि अब आगे क्या करना है। हाँ। एग्जैक्टली तो ये एमओयू भी डाउट में है। और नीरज भाई, जो आपने बात की कि यूपी चुनाव से पहले यानी अगले साल कुछ राहत मिले, तो यानी जो कहा जाता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कच्चे तेल से प्रभावित होते हैं, वो कच्चे तेल से ज्यादा चुनाव से प्रभावित होते हैं। यस यस यस, हम्म। कच्चे तेल से नहीं, वो इलेक्शन से प्रभावित होते हैं, ये एकदम सही बात है आपकी। देखिए ना, बंगाल के चुनाव 5 राज्यों के थे, तब तक नहीं बढ़ाया, उस जैसे ही खत्म हुए अपनी बात हुई थी कि हाँ देखिएगा 29 अप्रैल, तो भाई चलो 4 दिन लेट किया लेकिन बढ़ा दिया दंड से। 4 बार, 3-4 बार बढ़ चुके हैं मेरे ख्याल में। बिल्कुल। और उस समय तक तो काफी प्रेशर हो गया था भाई, बहुत ऊपर बढ़ते जा रहे थे, लेकिन बावजूद इसके कोई पैसे नहीं बढ़ाए गए। इसीलिए जो लोग बार बार कहते हैं ना कि कहा यह जाता है कि कच्चे तेल के हिसाब से बढ़ेंगे, लेकिन जब बढ़ जाते हैं तो फिर उसे एकदम फिक्स कर दिया जाता है। तो कम होने की उम्मीद अब लोग तो खो चुके हैं। पब्लिक को लगता है कि तेल एकदम बढ़ जाते हैं, वापिस नहीं आते। ये एक बड़ी धारणा लोगों के दिल में, जहन में बनती जा रही है। और नीरज भाई, अगर डीजल पे राहत नहीं मिली तब तो महंगाई का असर एकदम भयानक ही रहेगा, क्योंकि कम से कम डीजल पे अगर कुछ राहत मिल जाए तो शायद वो थोड़ी सी मदद करे इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने में। देखिए, डीजल पे दो रीजन से एक तो मिलनी चाहिए, कि एक तो एलिनो की वजह से दिक्कत भी है, कृषि को भी बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा, सरकार के पास देखिए क्या है ना, सरकार के पास बहुत विंडो है नहीं। हाँ। अगर आप
इकोनॉमिक्स के सिद्धांत से देखें तो सरकार के पास भी इतने पैसे अब नहीं है। हाँ 1.5 लाख करोड़ का वो हिट ले चुके हाँ। हैं और उसके बाद यूरिया पे उनको बहुत भयंकर सब्सिडी देनी पड़ बहुत, रही है। बिल्कुल। तो उनके पास उतना लेवरेज है नहीं करने के लिए, तो सरकार भी मजबूर है, क्या करे वो। दूसरा एक चीज समझिए आप कि एवरेज कॉस्टिंग अभी भी $100 के आसपास है। हम्म, तो कैसे कम होगा। हमने जब 60-70 डॉलर की एवरेज कॉस्टिंग थी हमारी, तब तो कम नहीं हुए। अब तो अभी तो मतलब $100 तो बन ही रहा है आपका एवरेज पूरे साल का, अभी भी आपका 90-95 से नीचे नहीं आएगा। हम्म, तो 30 क्या 50% की हाइक तो आप ले ही रहे हैं। हम्म। तो दाम कम कैसे हो सकते हैं। अंडर रिकवरी अभी भी है। अब सरकार चूंकि पॉलिटिकल डिसीजन लेती है तो अगर कुछ कर दे तो अलग बात है, अदरवाइज संभावना मतलब मैथमेटिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पॉलिटिकली हो सकता चुनावी गणित कुछ करवा सकता है। हाँ, आर्थिक गणित तो नहीं कहता, चुनावी गणित ही करवा सकता है। यानी नीरज भाई, केवल अपने खर्चे कम रखने, अपने धंधे रोजगार को बचाकर रखना, यही एक प्रायोरिटी आप सबकी, हमारे देखने वालों की भी होनी चाहिए, कि वही एक बचत है, बाकी तो कुछ है नहीं जो आपको है। अगले 6-7 महीने 8 महीने जो थोड़ी राहत मिले। देखिए विक्रांत भाई, मैं हमेशा आपके शो में बार बार बोलता हूँ, अपने शो में बोलता हूँ, इस समय कठिन दौर है। हाँ। पूरी दुनिया के लिए, लेकिन हमें दुनिया से क्या लेना, हमको अपने से लेना देना है। जितनी किफायती जिंदगी आप अगले 1 1.5 2 साल गुजारेंगे, उतने कंफर्ट में रहेंगे। इस समय फैरासूफी दिखाना बंद करिए। हम्म, जहां पैसा बच सकता है उसको बचाइए, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता है ना। बिल्कुल सही बात। बिल्ली के भाग से छीका थोड़ी टूटता है हाँ। कि बिल्ली सोच रही है तो दूध गिर जाएगा मैं पी लूंगा। ऐसा तो नहीं। आपके सोचने से ना इन्फ्लेशन कम होगा, ना आपके सोचने से टैक्स कम होगा, ना आपके सोचने से क्रूड नीचे आएगा, ना आपके सोचने से युद्ध बंद होगा। आपके सोचने से आपके खर्चे कम हो सकते हैं। तो हम्म, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ भाई थोड़ा कंजूस बनो। हाँ कंजूस गर्व से कहो कि मैं कंजूस हूँ। हाँ। तो 1.5 2 साल के लिए थोड़ा कंजूसी करो। वही एक बचाव है। चलिए, बहुत बहुत बस। शुक्रिया नीरज भाई, आप जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया।